नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में लास्ट टर्न पे हमने ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी की थी। ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखी थी। आज हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे हम किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं और यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जिससे होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं परंतु सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते। अर्थात वह झिल्ली जिससे होकर विलायक के अणु तो गमन कर सकते हैं परंतु विलय के अणु गमन नहीं करते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो जीव और पौधों यानी एनिमल और प्लांट्स दोनों में समान रूप से पाई जाती है, जैसे गॉल ब्लैडर, सेलोफोन, कॉलोडियन और सेल वॉल, इनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, एक नेचुरल या प्राकृतिक और दूसरी सिंथेसाइज या कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला में निर्मित। सेलोफोन, गॉल ब्लैडर, सेल वॉल, कॉलोडियन, ये सारी नेचुरल या प्राकृतिक सेल वॉल है क्योंकि प्राकृतिक सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होती है। जबकि कैल्शियम नाइट्रेट कॉपर फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये जिलेटिनी पदार्थ जो है ये सेल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। तो यह जो है सिंथेसाइज या कृत्रिम सेल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि इन्हें प्रयोगशाला में या कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। इनमें से सबसे अधिक जो प्रभावी सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की है क्योंकि यह बहुत अधिक दाब, लगभग 150 वायुमंडलीय दाब भी सह सकती है। जबकि जो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं वो बहुत अधिक दाब सहन नहीं कर पाती, दूसरा उन आकार में भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसलिए कॉपर फेरोसाइनाइड को हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। प्रयोगशाला में या कृत्रिम रूप से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने की दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड। इसमें हम सबसे पहले देखें सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, एक पोरस पॉट लेते हैं, एक सरंध्र पात्र लेते हैं। ये एक सरंध्र पात्र है। इस सरंध्र पात्र को पहले हम डाइल्यूट बेस, फिर डाइल्यूट एसिड और फिर वाटर से वॉश कर लेते हैं क्रम से। फिर उसके बाद हम इसमें प्रेशर से एयर पास करते हैं जिससे कि इस पोरस पॉट में जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब इस पोरस पॉट को हम एक बीकर में रख देते हैं। पोरस पॉट के अंदर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 2.5% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं और बीकर में हम 2.5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन भर देते हैं। कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर आयन में विभक्त हो जाता है ना, कॉपर और सल्फेट आयन में विभक्त हो जाता है, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन में विभक्त हो जाता है। पोरस पॉट के अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसके जो कॉपर आयन है वो बाहर की ओर मूवमेंट करते हैं ना, पोरस पॉट से बाहर की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं, और बीकर के अंदर जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन है उसमें विलयन है, उसके फेरोसाइनाइड आयन पोरस पॉट के अंदर की ओर मूव करते हैं। तो पोरस पॉट की दीवार पर ये दोनों जहां आकर मिलते हैं वहां इनका निक्षेपण हो जाता है, किसके रूप में, Cu2 Fe6 कॉपर फेरोसाइनाइड के रूप में इनका निक्षेपण हो जाता है। कॉपर फेरोसाइनाइड एक जिलेटिनी पदार्थ है जो कि इस पोरस पॉट की दीवार के मध्य में निक्षेपित होकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। अब इस पॉट को हम बाहर निकालकर
हल्के से वाटर से वॉश कर लेते हैं। अब यह जो पोरस स्पॉट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। इस विधि का ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहली चीज़, इस विधि में सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनने के में बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पूरी तरह से बनी है या नहीं, इसका पता लगाना मुश्किल होता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए दूसरा मेथड दिया गया, वो मेथड हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक मेथड। इलेक्ट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, एक पोरस स्पॉट लेते हैं और इस पोरस स्पॉट को बिल्कुल सिंपल मेथड की तरह ही पहले क्षार से, फिर अम्ल से और फिर जल से वॉश कर लेते हैं, यानी पहले बेस से, फिर एसिड से और फिर वाटर से वॉश कर लेते हैं। फिर हम इसमें एयर पास करके इसके एयर पोर्स को ओपन कर लेते, इनके जो पोर्स हैं उसको ओपन कर देते हैं। अब इस पोरस स्पॉट को हम किस में, एक बीकर में रख देते हैं। हमने बीकर में रख दिया। अब इस पोरस स्पॉट के अंदर हम एक कॉपर का एनोड लगा देते हैं। ये हमने कॉपर का एनोड लगा दिया और इस पोरस स्पॉट के बाहर हम एक सिलेंड्रिकल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यानी प्लैटिनम का कैथोड लगा देते हैं। ये हमने बाहर ये सिलेंड्रिकल कैथोड लगा दिया इस पोरस स्पॉट के बाहर। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक इलेक्ट्रिक बेल और एक बैटरी से जोड़ देते हैं और हम पोरस स्पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं और बीकर के अंदर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन भर देते हैं। दोनों ही 2.5% होता है। अब हम बैटरी से इस इलेक्ट्रोड पर, इन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बैल जो है वो बजना स्टार्ट हो जाती है और बैल बजती रहती है। इधर बीकर में जो फेरोसाइनाइड आयन है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और जो पोरस स्पॉट के अंदर कॉपर आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। यानी ये कॉपर आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर और फेरोसाइनाइड आयन बीकर से पोरस स्पॉट के अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर धन इलेक्ट्रोड की मूव करेंगे। तो दोनों जो आयन है वो पोरस स्पॉट की दीवार के मध्य संधि स्थल पर मिलेंगे और वहाँ जिलेटिन या अवक्षेप बनाकर निक्षेपित हो जाएंगे। धीरे धीरे निक्षेपण होता जाएगा और विद्युत धारा का प्रवाह कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इस पोरस स्पॉट पर निक्षेपण होगा आयंस का प्रवाह कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आयन का प्रवाह कम होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होगा। विद्युत धारा का प्रवाह कम होने पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक जो बैल है जो बज रही थी बजना बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक बैल बजना स्टॉप हो जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से बन गई, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उसका पूर्ण रूप से निर्माण हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल कर हल्के से वॉश कर लेते हैं। अब यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। अब इस विधि में जो सिंपल मेथड के ड्रॉबैक थे वो दूर हो जाते हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण जो आयन है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर मूव तेजी से करते हैं, जिससे अवक्षेपण शीघ्रता से होता है। दूसरा, जब बैल बजना बंद हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पूरी तरह से निर्मित हो गई है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उसकी क्रियाविधि क्या है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का मैकेनिज्म किन सिद्धांत पर आधारित है वो हम देखें। सबसे पहला हम देखें सॉल्यूशन थ्योरी, विलियन सिद्धांत, यह हर्माइट ने दिया था। इसके अनुसार जो पदार्थ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, और जो नहीं घुलते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसके ऊपर हम फिनॉल की एक परत बना दें और उस परत के ऊपर हम जल डालें, तो जल जो है वो फिनॉल में डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए जल तो फिनॉल जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही है उससे पास हो जाता है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट फिनॉल में डिज़ोल्व नहीं होने के कारण पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो फिनॉल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रही है, जल सॉल्वेंट की तरह,
और कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। तो जो फिनॉल है उसमें से जल तो पास हो जाता है लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट पास नहीं हो पाता है। दूसरा सिद्धांत हम ले सीव्स थ्योरी, चलनी सिद्धांत, ये ट्रॉब ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, माइक्रो हॉल होते हैं, जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते। जैसे हम एक छलनी लें तो छलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जिन अणुओं का आकार यानी जिन कणों का आकार छलनी के छेद से छोटा होता है वो तो छलनी में से पास हो जाते हैं, लेकिन बड़े आकार के अणु जो है छलनी के छेद में से पास नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह से सीव्स थ्योरी में भी सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें माइक्रो हॉल होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो पास हो जाते हैं क्योंकि उनका आकार जो माइक्रो हॉल है, जो सूक्ष्म छिद्र है, उससे छोटा होता है, इसलिए वो तो पास हो जाते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते। इस सिद्धांत को निर्मूल सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा हम लें वेपर प्रेशर थ्योरी, वाष्प दाब सिद्धांत, ये कैलेंडर ने दिया था। इसके अनुसार जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कैपिलरीज ट्यूब की बनी हुई होती है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कैपिलरीज ट्यूब से निर्मित हुई हुई है। इनमें छिद्र इतने छोटे होते हैं कि इनमें से विलेय और विलायक दोनों ही द्रव के रूप में नहीं निकल पाते, यानी विलेय और विलायक जो द्रव के रूप में वो नहीं निकल पाते। लेकिन अगर ये वाष्प अवस्था में है तो विलायक के अणु तो पास हो जाएंगे, यानी विलायक के वाष्प के अणु तो पास हो जाएंगे लेकिन विलेय के वाष्प के अणु पास नहीं हो पाते, कारण कि जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम होता है लेकिन विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब अधिक होने के कारण विलायक के अणु तो पास हो जाते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो यह सिद्धांत जो है हमारा वेपर प्रेशर सिद्धांत कहलाता है। थैंक यू।